हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहां पे हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स और बायलैटरल रिलेशंस के करंट अफेयर्स जून से जनवरी तक के आपके साथ बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी और अलग अलग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं और आपको इन सभी एग्जाम्स की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको इस पेड ग्रुप में इंटरेस्ट हो तो दिए गए 2 नंबर्स में से किसी पे भी कॉल करें, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के बारे में, जिनको ब्लड डायमंड्स भी कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स का तात्पर्य है वो रफ डायमंड्स जिनको फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देने में। और जनरली जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे कोशिश की जाती है जो भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उनको गिरा दिया जाए और पूरा एरिया कॉन्फ्लिक्ट रिडन कर दिया जाए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स या फिर ब्लड डायमंड्स हैं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में भी डिस्क्राइब्ड हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके के डायमंड के फाइनेंस की वजह से कितने पूरे विश्व भर में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है जब एक बार इनका उत्पादन हो जाए, जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, तो अगर ट्रेड हो तो उसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो वैसे ही इनका पूरा जो पाथ है वो बदल जाएगा और इनको इस्तेमाल किया जाएगा गलत एक्टिविटीज़ के लिए, यानी फाइनेंस करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स को। इसी वजह से रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो जो रफ डायमंड है उनकी ट्रेड में रेगुलेशंस इम्पोज करने के लिए एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम तैयार की गई है और ये जो स्कीम है इसी को कहा जाता है किम्बरले प्रोसेस या फिर किम्बरले प्रक्रिया। बेसिकली ये जो स्कीम है इसके तहत रूल्स बताए जाते हैं कि उन रूल्स के अनुसार ही ट्रेड किया जाएगा रफ डायमंड में। अगर हम लोग काफ़ी स्ट्रिक्टली बात करें तो ये किम्बरले प्रोसेस जो है ये ना तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ना इसका कोई परमानेंट ऑफिस है, ना इसमें कोई परमानेंट स्टाफ है। तो ये चलता कैसे है? ये चलता है कॉन्ट्रीब्यूशंस के आधार पे। हो सकता है इंडस्ट्री या हो सकता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे, उन कंट्रीब्यूशन के आधार पे ये प्रक्रिया चलती है आगे। तो न्यूज़ ये है कि इंडिया ने अभी कमिट किया है कि वो बहुत एक्टिव रोल प्ले करेगी इस सर्कुलेशन को रोकने में, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स या फिर ब्लड डायमंड्स का सर्कुलेशन हो रहा है जिसके तहत वो कॉन्फ्लिक्ट के वित्त पोषण के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, वो यहाँ पे रोकी जाएगी। और वो कैसे रोकी जाएगी? इंडिया एक एक्टिव रोल प्ले करेगी जो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है उसको मजबूती प्रदान करने में। बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ उभर के सामने आई हैं। एक तो डायमंड में 4C का कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं। C क्या है? 4, कट, क्लैरिटी, कलर और कैरेट। इसके अलावा एक 5वां C यहाँ पे जोड़ा गया है, कॉन्फ्लिक्ट फ्री, यानी हम लोगों को पूरे विश्व को जो भी कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज़ हैं उनको कॉन्फ्लिक्ट फ्री बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे? अगर उनकी फाइनेंसिंग रफ डायमंड से की जाती है तो उसको हमको रेगुलेट करना है, उसको कम्प्लीटली कट ऑफ करना है। और ऐसे ही 5P का कॉन्सेप्ट है जो कि है प्रेशियस, पॉपुलर, प्रेस्टीज और प्राइजलेस। तो इसमें हम लोग 4 के साथ जो 5वां नया P जोड़ रहे हैं वो है पीस, यानी हर जगह शांति की स्थापना करनी है। ये सब तय कब हुआ है? तो अभी 12 से 16 नवंबर एक ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस की मीटिंग हुई थी। यूरोपियन संघ ने भारत को 1 जनवरी 2019 को KPCS की अध्यक्षता सौंप दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब जो अगला इसका सिटिंग होगी, अगला सेशन होगा, वो भारत की अध्यक्षता में होगा और 2019-20 की अवधि में बोत्सवाना और रूसी संघ इसके उपाध्यक्ष होंगे। अब इस कंप्लीट प्रोसेस का एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। होता क्या है, समझ लीजिए जो भी पार्टिसिपेटिंग नेशन है, अगर ये जो मैंने बड़ा वाला ये बनाया है ये KPCS है, यानी कि किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है, और ये एक नेशन है जो कि इसके तहत पार्ट ले रहा है। तो इस प्रोसेस के तहत इस नेशन को बोला जाता है कि आप अपने नेशनल लेजिस्लेशन फ्रेम करो या फिर राष्ट्रीय कानून बनाओ जिसकी मदद से आप एक्सपोर्ट पे, आप इंपोर्ट पे और उसके साथ साथ आप अपने देश के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स लगा पाओ रफ डायमंड्स की ट्रेड पे। और साथ साथ आपको यहाँ पे एक प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखेंगे, यानी कि पारदर्शिता बरकरार रखेंगे, और उसके तहत आप जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, वो आप इंटरनेशनल लेवल पे एकदम सच्चाई के साथ शेयर करेंगे। ये जो पार्टिसिपेंट है, अगर मैं इसको P1 बोलूँ तो यहाँ पे ऐसे नियम है कि जो पार्टिसिपेंट है वो एक उसी पार्टिसिपेंट के साथ रफ डायमंड की ट्रेड कर सकता है जिसने इस पर्टिकुलर स्कीम के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को मीट किया हो। और अगर आप रफ डायमंड का इंटरनेशनल शिपमेंट कर रहे हो
जैसे मान लेते हैं रफ डायमंड है और ये इंटरनेशनली कहीं और जा रहा है, तो इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेशन भी भेजना होगा जिसको बोला जाएगा किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट के आधार पे ही ये चीज़ सिद्ध होगी कि ये जो डायमंड है ये कॉन्फ्लिक्ट फ्री है। अब अगर हम इस प्रोसेस के बारे में देखें तो ये सरकार, अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग और सिविल सोसाइटीज़ की एक संयुक्त पहल है। कोशिश इसमें की जा रही है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड के प्रवाह या फिर फ्लो को रोका जाए। ये जो अभी हम KPCS पढ़ रहे हैं यानी किम्बरले प्रक्रिया प्रमाण योजना, KP सर्टिफिकेशन स्कीम पढ़ रहे हैं, ये 1 जनवरी 2003 से लागू की गई है और भारत इसमें फाउंडिंग मेंबर है। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भारत से रिलेटेड फैक्ट ज़्यादा आते हैं अगर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की हम लोग बात कर रहे हो तो। हालांकि अभी जो लगातार प्रयास चल रहे हैं उसके तहत जो ब्लड है या फिर कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स हैं, ऑलमोस्ट सभी इसकी इंटरनेशनल ट्रेड को रोक दिया गया है, रेगुलेट कर लिया गया है और अभी सिर्फ 2% ही अकाउंट करती है ये सभी इंटरनेशनल ट्रेड की। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अपने अगले टॉपिक में हम लोग इंडो और अफगान दोनों के रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच क्या रिलेशन है और US ने जो सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर, उससे किस तरीके से इंडो अफगान ट्रेड को नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको पहले चाबहार पोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा। चाबहार बंदरगाह ये एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट है जो कि ईरान में लोकेटेड है और इसको डेवलप किया जा रहा है थ्रू अ ट्राइलैटरल एग्रीमेंट, जिसमें बेसिकली 3 पार्टी शामिल हैं। एक है इंडिया, दूसरी है यहाँ पे ईरान जहाँ पे ये चाबहार पोर्ट लोकेटेड है और तीसरी है अफगानिस्तान। तो ये जो चाबहार पोर्ट डेवलप किया जा रहा है ये इन तीनों ही कंट्रीज़ के एग्रीमेंट के तहत किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं मैप में दिखाना चाहूँगा ये जो प्रोजेक्ट है, ये देखिए ईरान में यहाँ पे बंदरगाह लोकेटेड है चाबहार। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ इंडिया की ईरान के साथ ट्रेड बढ़ाने में मदद करेगा, साथ साथ ये इंडिया की कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव करेगा अफगानिस्तान के साथ। अभी बेसिकली इंडिया को अगर अफगानिस्तान के साथ कोई ट्रेड करनी हो तो उसको पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से इस ट्रेड में बहुत समस्याएं आती हैं और हमारी ट्रेड जो है वो फ्लरिश नहीं कर पाती। तो हम चाबहार के थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरी नेटवर्क है इसको आगे सेंट्रल एशिया तक बढ़ा दिया जाए और इसमें अफगानिस्तान भी यहाँ पे कवर कर लिया जाए। तो इसी वजह से इंडिया ने बहुत समय से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इस पर्टिकुलर बंदरगाह में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे अलग अलग प्रकार की हमको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ईरान और US में टेंशन्स डेवलप हो गई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने बेसिकली अपने सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान पे रीइम्पोज कर दिए हैं और साथ साथ अमेरिका ने डिसाइड किया कि ईरान न्यूक्लियर डील से क्विट कर लिया जाए, जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। तो यानी US ने इस डील से क्विट कर दिया और साथ साथ जो भी इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाए गए थे वो ईरान पे रीइम्पोज कर दिए और इसी के तहत US ने बहुत सारी कंट्रीज़ को प्रेशराइज़ किया है, उसमें इंडिया भी है, कि ईरान के साथ आपको ऑयल ट्रेड कट आउट करनी है। और बीच में देखा यह गया था कि इसी प्रेशर के तहत इंडिया ने ये डिसाइड किया कि ईरान से आने वाले इंपोर्ट्स को हमको ज़ीरो आउट करना है, यानी अब ईरान से आने वाले ऑयल इंपोर्ट्स को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि ईरान वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का इंडिया में। हालांकि ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। तो इसके बाद भी जो इंडिया ने डिसीजन लिया कि हमको ऑयल इंपोर्ट्स ईरान से ज़ीरो करने हैं एकदम, उसकी वजह से ईरान में बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट देखने को मिला, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले। तो ये जो टेंशन डेवलप हुई इसी वजह से इंडिया और ईरान के बीच में इसने चाबहार पोर्ट के फ्यूचर पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार ईरान न्यूक्लियर डील की हिस्ट्री ज़रूर देखते हैं। देखिए कहानी शुरू होती है बेसिकली 2015 से, जब कुछ पार्टीज़ जैसे कि ईरान, जैसे कि P5+1 कंट्रीज़। अब P5+1 में कौन सी कंट्रीज़ हैं? P5 तो वो कंट्रीज़ है जो UNSC की परमानेंट मेंबर है, यानी कि जिसमें है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। तो ये जो है ये परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। इन्होंने एक ग्रुप बनाया P5 और जो +1 है यहाँ पे ये है जर्मनी के लिए। तो ईरान P5+1 और साथ में यूरोपियन यूनियन, तो इन सब ने मिलके एक प्लान ऑफ एक्शन साइन किया जिसको कहा गया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या फिर इसको जगपोआ भी कहते हैं। यही है ईरान न्यूक्लियर डील। यही प्लान ऑफ एक्शन जो साइन किया गया, इसके तहत जो ईरान का बहुत समय से न्यूक्लियर क्राइसिस चल रहा था वो ख़त्म हो गया। तो जो डील है उसके तहत ये हुआ कि ईरान को अपना जो न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम था उसको स्केल बैक करना था, यानी कि उसको अबैंडन करना था। और इसके रिटर्न में US और सभी यूरोपियन की जो इकोनॉमीज़ है, जो कंट्रीज़ हैं,
वो ईरान के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस को हटा लेंगी जो पहले इन पे लगाए गए थे, जिससे कि इसकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म किया जा सके। ये जो एग्रीमेंट था इसके तहत एक पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सका जो कि 2015 के आसपास संभावित था यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में। और इसी एग्रीमेंट से ऐसा माना गया कि मिडिल ईस्ट में कुछ हद तक स्टेबिलिटी भी ऑब्टेन की गई। ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने का, उसको एक्यूमुलेट करने का जो प्रोसेस है वो 1980 करीब से चला रहा है। वो न्यूक्लियर वेपन्स को अपना एक एसेट के रूप में समझता है और ये एसेट जो है वो मदद करती है ईरान के जो रीजनल राइवल्स हैं उनसे। तो बेसिकली ईरान के जो रीजनल राइवल्स हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, इजराइल, उनको न्यूट्रलाइज करने के तौर पे ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक एसेट के तौर पे समझता था। एक चीज़ हमको यहाँ पे याद रखनी है, ईरान और जो सऊदी अरेब के बीच में है, इनके बीच में जो दुश्मनी है बेसिकली वो उनके रिलीजन की वजह से है। जो ईरान है वो बेसिकली शिया मुस्लिम्स के डोमिनेटेड कंट्री है, वहीं पे जो सऊदी अरेबिया है यहाँ पे सुन्नी डोमिनेटेड एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से दोनों ही देशों में आपस में बनती नहीं है। तो इस वजह से जो ईरान के नेबरिंग कंट्रीज़ है जिसमें से एक सऊदी अरेबिया है, उससे प्रोटेक्शन के लिए, उसको डराने के लिए ईरान ने शुरू से अपने न्यूक्लियर वेपन्स एसेट की तरह समझे हैं। और वहीं पे ईरान जो है वो इजराइल को भी एक थ्रेट मानता है मिडिल ईस्ट के लिए। मिडिल ईस्ट की शांति भंग करने के लिए वो इजराइल को जिम्मेदार मानता है। और इसी वजह से जो ईरान है वो डायरेक्टली वर्सेस में हो जाता है यूएस के, यानी यूएस के साथ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में हो जाता है, क्योंकि यूएस जो है वो इजराइल को भी अपना बहुत बढ़िया मित्र मानता है और सऊदी अरेबिया को भी अपना बहुत अच्छा मित्र मानता है। उसके अलावा ईरान की एक हिस्ट्री रही है कि उसने बैकिंग दी है ऐसे टेरर ग्रुप्स को जो एंटी यूएस स्टैंड रखते हैं और साथ में एंटी इजराइल स्टैंड भी रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे हिजबुल्लाह का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहीं पे हमास का ले सकते हैं। तो ये जो टेरर ग्रुप्स है इनको ईरान अपनी बैकिंग प्रोवाइड करता है और ये टेरर ग्रुप्स कहाँ पे ऑपरेशनल है, ये एंटी यूएस हैं, यानी यूएस के खिलाफ हैं, साथ में ये इजराइल के भी खिलाफ हैं। तो क्योंकि ईरान इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इस वजह से भी ईरान जो है इन 3 कंट्रीज़ की नज़र में मित्र के तौर पे उभर के नहीं आ पाता। साथ साथ आपको एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी चाहिए, ईरान जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का एक सिग्नेटरी है, यानी कि एक ट्रीटी जिसके तहत हम लोगों को, समझ लीजिए, हथियारों को नहीं फैलाना है, ईरान उसका सिग्नेटरी है। लेकिन उसके बाद भी वो अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स का एसेट मेंटेन करके रखता है, तो ये इसी वाली ट्रीटी को भंग कर देता है। और साथ में जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो ऐसा मानता है कि ईरान को सपोर्ट कर रही हैं कुछ कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि चाइना, जैसे कि रशिया। और जिन कंट्रीज़ का ये सपोर्ट मानता है ईरान को, यूएस के वो बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं है कंट्रीज़। यूएस साथ साथ ये भी मानता है कि ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, ये जो कंट्रीज़ ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसको भी सपोर्ट करती हैं। तो इन सभी फैक्टर्स के चलते 2013 से पहले ऐसे माना जाता था कि कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे यूएस वर्सेस ईरान हो जाए या फिर इजराइल वर्सेस ईरान हो जाए। और ये सारी जो हॉस्टिलिटीज़ थी, ये जो सारी दुश्मनी थी, ये कॉन्फ्लिक्ट की जो कंडीशंस क्रिएट हो रही थी 2015 में जब ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई, उसके बाद ये सारी न्यूट्रलाइज कर दी गई। तो जिस डील की हम बात कर रहे हैं, ईरान न्यूक्लियर डील, ये वियना में साइन की गई थी, जो कि एक तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है और यहीं पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर्स है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई है, इसके तहत ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जाने वाला था। तो यहाँ पे इसी के तहत 3 अलग अलग स्फेयर्स में, यानी 3 क्षेत्रों में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए। वो 3 स्फेयर कौन कौन से थे? सबसे पहले तो यूरेनियम का एनरिचमेंट रोक दिया जाएगा, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। उसके अलावा जो सेंट्रीफ्यूग फैसिलिटी ईरान ऑपरेट कर रहा था उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, और हैवी वाटर फैसिलिटी जो ईरान में ऑपरेट की जा रही थी उन पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। ये जो तीनों स्फेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं जब आप न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर इन तीनों ही स्फेयर पे हम लोग कुछ हद तक प्रतिबंध लगा देंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो इससे होगा क्या, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता है ईरान की वही कम हो जाएगी, जिसके तहत वो न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं पाएगा। और इसके अलावा जो प्रोविज़न थे, जो प्रावधान थे इस 2015 की जगपोआ में या फिर ईरान न्यूक्लियर डील में, उसके तहत ये कहा गया था कि 2023 तक एक इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का एडिशनल प्रोटोकॉल को भी इम्प्लीमेंट करेगा ईरान। एडिशनल प्रोटोकॉल के तहत ये होगा कि ईरान जो है एज अ कंट्री ओपन हो जाएगा और उसमें IAEA आके कभी भी कोई भी चीज़ को मॉनिटर कर सकता है और देख सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि छुप के कहीं वेपन्स बना रहा हो ईरान।
तो जो IAEA है उसके इंस्पेक्शंस यहाँ पे अलाउ कर दिए जाएंगे। तो यानी कि इसके तहत होगा ये कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो ईरान की कैपेसिटी है, उसको मॉनिटर किया जाएगा IAEA द्वारा, जो कि एक न्यूट्रल इंटरनेशनल प्लेयर है। और इसके बदले में यूएस ने और बाकी जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने कहा जो भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं, यानी आर्थिक सैंक्शन लगे हैं, जिसके तहत ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो रुक सी गई है, उनको हटा दिया जाएगा और ईरान को पूरी छूट दी जाएगी कि वो ट्रेड कर सके पूरे विश्व में कहीं पे भी। ये जो डील थी तो इसी वजह से एक लैंडमार्क डील के तौर पे सामने आती, बहुत ज़बरदस्त डील थी। उस समय पूरे विश्व में तारीफ की गई थी इस डील की, और ये लाई गई थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। लेकिन फिर उसके बाद जब से ट्रंप सरकार आई है, तो ऐसा कहा जाता है कि ट्रंप डील ब्रेकर हैं। ट्रंप ऑलरेडी काफ़ी जगह से क्विट कर चुके हैं, जैसे कि पेरिस कन्वेंशन से यूएस ने विड्रॉ कर लिया। उसके अलावा TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी यूएस ने विड्रॉ कर लिया। तो जो ट्रंप है, इनको देखा जाता है एज अ डील ब्रेकर। तो अब जो यूएस ने इस ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के बाद वापस से इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज कर दिए ईरान पे, तो ट्रंप ने इस चीज़ की जो पूरी बात है वो कही थी अपने इलेक्शन कैंपेन में, तो उन्होंने अपने प्रॉमिस को यहाँ पे अपहेल्ड किया है। अब हम बात करते हैं कि यूएस क्यों इस डील से निकलना चाहता था, क्यों इस डील से यूएस ने विड्रॉ किया। जो यूएस का पहला पॉइंट था, तो ट्रंप ऐसा कह रहे थे, ये जो पूरी डील है, इसने ईरान के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो एक लिमिटेड पीरियड तक थे, यानी 2030 तक ही जो इसकी एनरिचमेंट कैपेसिटीज़ हैं, स्टॉक पाइलिंग है, जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो सब 2030 तक ही इम्पोज थे। तो उन्होंने कहा ये चीज़ गलत है, 2030 के बाद क्या होगा, फिर ईरान अगर वापस से यहाँ पे वेपन्स बनाने लगा, आप क्या करेंगे। उसके अलावा ट्रंप ने दूसरी बात कही कि जो डील है, यानी जो जगपोआ है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये डील ईरान को नहीं रोकती बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने से। यानी अभी भी भले ही ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। तो यूएस के हिसाब से अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा तो सऊदी अरेबिया और इजराइल की प्रेजेंस को खतरा होगा। और जो तीसरा पॉइंट यूएस ने रखा है वो ये है कि यूएस और साथ में इजराइल भी इस बात को मानते हैं कि ईरान कहीं ना कहीं चुपके से अभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स कैरी आउट कर रहा है, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी देख नहीं पा रही है। माफ़ कीजिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी देख नहीं पा रही है। तो इन्हीं 3 रीज़न से ट्रंप ने यह तय किया कि यूएस इस पूरे डील से बाहर निकल जाएगा, और यूएस ने कहा कि ईरान के ऊपर हम वापस से सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, उसके तहत यूएस ने बाकी कंट्रीज़ को भी पुश किया कि आप वहाँ से ऑयल ट्रेड जो भी कर रहे हैं उसको बंद कर दो। हालांकि आपको यहाँ पे ये बात बता दूँ कि ये जो IAEA है, जो कि एजेंसी रखी गई थी सुपरविजन के लिए, इसने अपनी एक रिपोर्ट में ये चीज़ कही है कि जो ईरान है, इसने 100% कंप्लाई किया है सारे प्रोमिसेस से। ईरान ने एक भी जगह कहीं भी न्यूक्लियर फैसिलिटी स्थापित करने की कोशिश नहीं की। तो इस वजह से यूएस का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। ऐसा कहा था कि इजराइल और सऊदी अरेबिया की वजह से वो ईरान के साथ ऐसी पार्शियलिटी कर रहा है। तो ये हमने पूरा बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। मैंने आपको जगपोआ के बारे में बता दिया, कब साइन हुआ 2005 में वो बता दिया, कैसे साइन हुआ, उससे पहले क्या सिचुएशन थी वो बता दिया। माफ़ कीजिएगा, 2005 नहीं, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, 2015 में ये साइन हुआ है। उसके बाद मैंने बता दिया उससे पहले 2013 तक क्या परिस्थिति थी। उसके बाद चीज़ें न्यूट्रलाइज हो गई। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ज़बरदस्त रिफॉर्म के तौर पे इसको देखा गया, लेकिन जब ट्रंप इलेक्ट होके आए तो उन्होंने यहाँ पे इस डील से क्विट कर दिया। क्विट करने के पीछे 3 रीजंस दिए, वो मैंने आपको बता दिया। और उसके तहत भारत ने ये तय किया कि हम ईरान से आने वाले ऑयल इंपोर्ट्स को एकदम ज़ीरो कर देंगे। इसके तहत ईरान और भारत के रिलेशन ख़राब होने लगे। और जो छाबहार के बारे में हम बात कर रहे थे, बंदरगाह, जो कि एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट है भारत के लिए, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट पे भी सवालिया निशान पैदा हो गए थे। और फिर यहाँ पे एक और भारतीय गवर्नमेंट का डिसीजन ऐसा था जिसने ये चीज़ पूरी न्यूज़ में ला दी। सरकार ने 2019 के लिए जो भी पैसा जाना था छाबहार पोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें बहुत ज़बरदस्त गिरावट ला दी। यानी सिर्फ 105 करोड़ रुपए रखे गए 2019 में, जो छाबहार पोर्ट के इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाएंगे। यानी जो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसका 2/3 रह गया। माफ़ कीजिएगा, 2/3 कट कर लिया गया, और ये जो इन्वेस्टमेंट बचा है ये उसका सिर्फ 1/3 रह गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हमने आपसे बात की थी कि जो छाबहार है, इससे 3 पार्टीज अफेक्ट हो रही थी। एक था भारत, दूसरा था यहाँ पे ईरान, और तीसरा था यहाँ पे अफगानिस्तान। अब क्योंकि इंडिया और ईरान के बीच में इस तरीके की टेंशन चल रही हैं, तो इंडिया और अफगान के रिलेशन भी एक तरीके से यहाँ पे थम से गए हैं। अभी फ़िलहाल होता यह है कि भारत से अफगानिस्तान में जो भी ट्रेड होता है उसको पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता है।
तो यानी भारत डिपेंडेंट है पाकिस्तान के डिसीजंस पे। अब बीच में हुआ क्या था, पाकिस्तान ने भारत की सभी फ्लाइट्स को बैन कर दिया था, एयर स्पेस राइट्स बैन कर दिए थे, जिसकी वजह से भारत से निकलने वाली फ्लाइट्स जो पाकिस्तान के ऊपर से जाती हैं या उसके एयर स्पेस का यूज़ करती हैं, और भारत की तरफ आने वाली फ़्लाइट्स जो कि फिर से पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ करती हैं, उनको यहाँ पे रोक दिया गया, तो वो जा नहीं पाई। उसके अलावा ईरान के ऊपर सैंक्शंस आ गए, जिसके तहत ईरान और इंडिया के रिलेशन भी कुछ तनाव में आ गए थे। तो इन दोनों ही फैक्टर्स से इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में जो ट्रेड होती थी उसको एक स्टैग्नेंसी की फेस देखनी पड़ी, यानी वो वहीं पे थम के रह गई, वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये बेसिकली बात है। और दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मुझसे थोड़ी सी फिगर्स में गलती हो गई है। जनरली होता क्या है, हम लोग 150 करोड़ रुपए देते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे छाबहार पोर्ट के निर्माण के लिए। इस बार हमने 103 करोड़ जो मैंने आपको फिगर बताया था वो कम कर दिया है, यानी इतना फिगर घटा दिया है, और सिर्फ अभी जो दिए गए हैं वो है 45 करोड़ रुपए। तो यानी 2/3 जो फिगर है वो घटा दिया गया है, और सिर्फ 1/3 फिगर अब हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ पे दिया है। तो ये है एक्चुअल सिनेरियो, आप इसको याद रखें प्लीज़। पुराने वाले जो मैंने फिगर्स बताए थे थोड़ी सी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। 103 हमने ख़त्म कर दिए हैं, यानी 150 में से सिर्फ अब 45 करोड़ करीब दिए गए हैं। हालांकि यूएस भी इस बात को जानता है कि भाई इंडिया के रिलेशन अफगान के साथ भी इम्पॉर्टेंट है, और वो तब बिल्डअप हो पाएंगे जब छाबहार पोर्ट के हम निर्माण में अच्छे से पैसा लगा पाएँ, और हमारे ईरान से इस पर्सपेक्टिव में तो रिलेशन अच्छे रहें। तो इसी वजह से यूएस ने भारत को एक वेवर दिया था, एक छूट दी थी। वो छूट के तहत भारत छाबहार पोर्ट के निर्माण के तहत ईरान से रिलेशंस बना सकता है। हालांकि जिस तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शंस वापस लगा दिए गए हैं, तो जो भी ऑयल की इकोनॉमी डिपेंड करती थी ईरान पे, उन सबको एक धक्का लगा है। और सबसे बड़ा यहाँ पे धक्का लगा ईरान को, क्योंकि उसके साथ कंप्लीट कट ऑफ हो गया है ट्रेड्स का, मोस्ट ऑफ द नेशंस का। तो ये कुछ समस्याएं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में आ गई हैं, जो कि ईरान के सैंक्शंस की वजह से आई हैं, और साथ साथ पाकिस्तान में जो एयर स्पेस पे बैन्स लगा दिए थे उसकी वजह से भी आई हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई, दो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि भाई पाकिस्तान ने बैन लगा दिया, तो हम यहाँ से ऐसे अफगानिस्तान जा नहीं सकते। तो हमारे पास दूसरा रास्ता था, हम जो छाबहार पोर्ट बना रहे थे उसके तहत हम अफगानिस्तान को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पे जाने वाला इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम कर दिया, सिर्फ 45 करोड़ रुपए के आसपास दिए हैं। तो अब हमारे ईरान से भी टेंशन्स डेवलप हो रही हैं, जिसके तहत अफगानिस्तान में जाना और मुश्किल हो रहा है। और ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस पे पड़ रहा है, उनके ट्रेड पे पड़ रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की ओर। इसमें हम लोग एक इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल पीस इंडेक्स ऑफ 2019। ये बेसिकली कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। आप इसको ध्यान रखें, ये संस्था है जो इसको पब्लिश करती है। अभी फ़िलहाल में इसका 13वां एडिशन पब्लिश हुआ है, जहाँ पे 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स और टेरिटरीज़ को रैंक किया गया है, इस आधार पे कि वो कितनी ज़्यादा शांति कायम रखती हैं अपने में, कितनी ज़्यादा पीसफुल हैं। ये जो संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक ग्रुप है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि संस्था कहाँ से बिलोंग करती है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। ये जो पूरा इंडेक्स है ये 3 बेसिक ब्रॉड थीम्स पे बेस्ड होता है। एक होता है एक्सटेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तीसरा है लेवल ऑफ मिलिटराइजेशन। यानी हमारे देश में आंतरिक और बाहरी संघर्षों की क्या स्थिति है, सामाजिक सुरक्षा का स्तर क्या है, और कितने सैनिक तैनात हैं, यानी लेवल ऑफ मिलिटराइजेशन क्या है। इस आधार पर डिसाइड ये किया जाता है कि कंट्री कितनी ज़्यादा पीसफुल है। अब हम अगर रिपोर्ट के परिणामों पे देखें तो सबसे पहले परिणाम के अनुसार 2019 वो पहला वर्ष है जब पिछले 5 सालों में शांति का स्कोर बढ़ा है, अगर हम पूरे ग्लोबल के तौर पे देखें इसको। हालांकि वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका लीस्ट पीसफुल है, सबसे ज़्यादा दंगे फसाद यहीं पे होते हैं, शांति सबसे ज़्यादा भंग यहीं पे होती है। और उसके बाद साउथ एशिया 3rd पोजीशन पे आता है, और सबसे ज़्यादा पीसफुल कौन सा एरिया है वो है यूरोप। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अफगानिस्तान, जब हम कंट्री की बात करते हैं तो लीस्ट पीसफुल कंट्री है, सबसे ज़्यादा उथल पुथल वहीं पे है। और पहले ये सीरिया थी, अब सीरिया को रिप्लेस कर दिया है अफगानिस्तान ने। और वहीं पे कंट्री के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो आइसलैंड सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री है पूरे विश्व में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं भारत की, तो यहाँ पे टोटल इस बार 163 कंट्रीज़ को देखा गया है, जिसमें भारत की रैंक है 141। तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। और एक और दुखद खबर ये है कि पिछले साल यानी 2018 के कंपैरिजन में हम लोग 5 रैंक नीचे आ चुके हैं। अगर हम लोग
दक्षिण एशिया की बात करें तो भूटान पूरे दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इसका 15th है स्थान। इसके अलावा श्रीलंका का 72nd है, नेपाल का 76 है, बांग्लादेश का 101 है, पाकिस्तान का 153 है। यानी आप देखेंगे तो पाकिस्तान को छोड़ के इनमें से सारे जो हैं वो भारत से ऊपर हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से होने वाले डिस्टर्बेंसेस को भी इंक्लूड किया गया है, यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से जो भी खतरे हो सकते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे भारत के साथ साथ फिलीपींस, जापान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम और पाकिस्तान ऐसे 9 देश हैं जहाँ पे कई प्रकार के जलवायु परिवर्तन संबंधित खतरे होने की आशंका है। तो यानी कि ये 9 देश वो हैं जहाँ पे इस तरीके की जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों की आशंका सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा इन 9 देशों में से अगर रैंक देखें तो भारत को 7वीं रैंक मिली है, यानी भारत को काफ़ी नीचे की रैंक मिली है। साथ में यहाँ पे एक और चीज़ देखी गई कि कौन से देश अपनी मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो ऐसे 5 नेशंस आए हैं जो कि ऑर्डर के हिसाब से पहली रैंक मिली अमेरिका को, दूसरी चाइना को, तीसरी सऊदी अरेबिया को, चौथी रशिया को और 5वीं इंडिया को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर नॉन परमानेंट सीट की बात करेंगे, गैर स्थायी सीट की बात करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेडलाइन ये बात है कि भारत ने यहाँ पे अपना कैंडिडेसी दिखाई थी, तो उसको समर्थन में 54 राष्ट्र ने सपोर्ट किया है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये यूएनएससी क्या है। ये क्या है, यूएन की एक बॉडी है। इसके पास जो काम है वो बेसिकली ये है कि आपको इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी है। तो उसी के तहत इसको काफ़ी सारी पावर्स दी गई हैं, जैसे कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस का इस्टेब्लिश करना, इंटरनेशनल सैंक्शंस इम्पोज करना, कोई अगर मिलिट्री ऑपरेशन है तो उसको ऑथराइज करना। आपको याद रखना है ये संयुक्त राष्ट्र में अकेली ऐसी संस्था है, अकेली ऐसी बॉडी है जो कि अपने सदस्यों पर बाइंडिंग रेजोल्यूशन इशू कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ और सिर्फ एक यूएनएससी में ही ऐसी पावर है जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन इशू कर सकती है, यानी कि जब ये रेजोल्यूशन आपके ऊपर इशू करेगी और अगर आप इसके सदस्य हैं या फिर मेंबर हैं तो इस रेजोल्यूशन को मानना आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होगा, यानी आपका ये कर्तव्य है कि आप इसके द्वारा इशू किया गया रेजोल्यूशन माने। इस सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, यानी 5 होते हैं स्थायी मेंबर और 10 होते हैं अस्थायी मेंबर। जो स्थायी मेंबर्स हैं इसमें है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और रूस या फिर रशिया। उसके अलावा 10 जो अस्थायी मेंबर होते हैं इनको रीजनल बेसिस पे इलेक्ट किया जाता है, यानी कि रीजन या फिर क्षेत्र के अनुसार इनको चुना जाता है और ये 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद वापस चेंज होते हैं, फिर 2 साल बाद फिर चेंज होंगे। और जो ये स्थायी मेंबर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर है, इनके पास वीटो पावर होती है। अगर कोई भी डिसीजन यहाँ पे चल रहा हो और इनमें से एक भी कंट्री ने मना कर दिया तो वो रेजोल्यूशन, वो डिसीजन पारित नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ 1267 रेजोल्यूशन, जहाँ पे चाइना ने मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के खिलाफ वोट कर दिया, तो इस वजह से ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है इस रेजोल्यूशन का वो पारित ही नहीं हो पाया। तो ये जो है 5 परमानेंट मेंबर्स, इनके पास वीटो पावर होती है, चाहे तो रेजोल्यूशन पारित करवा सकते हैं। अगर इनमें से एक ने भी मना कर दिया तो वो रेजोल्यूशन वहीं पे अटक जाता है। अभी फ़िलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भारत ने सभी एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग का सपोर्ट हासिल किया है, जिसमें टोटल 55 मेंबर थे। उन्होंने भारत का समर्थन किया है कि वो यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर बना रहे। ये 2 साल के लिए होगा 2021-22 से। कमाल की बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना ने भी भारत की नॉन परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट किया, जो कि जनरली भारत के राइवल्स के तौर पे देखे जाते हैं। भारत को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में यानी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 2/3 वोट चाहिए होंगे। अगर मैं बात करूँ तो 193 वोट चाहिए होंगे, माफ़ कीजिएगा 193 टोटल मेंबर्स हैं, इनमें से 2/3 वोट चाहिए होंगे और अगर ऐसे मिल जाते हैं तो भारत इसकी नॉन परमानेंट सीट जीत लेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत इस साल G20 मीटिंग भी होस्ट करेगा। 2022 में बेसिकली G20 मीटिंग ये होस्ट करेगा, यानी मेज़बानी कब होगी 2022 में नई दिल्ली में कंडक्ट की जाएगी ये मीटिंग। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे भारत और आरसेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी आसियान क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। इंडिया ने फिलहाल में फैसला लिया है कि वो आरसेप को उसके समझौते में ज्वाइन नहीं करेगा।
तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं आरसेप क्या होता है। तो बेसिकली ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी इसमें जो जो क्षेत्र जुड़े हुए हैं उनमें अगर जो भी ट्रेड होगी उस पर किसी तरीके के बैरियर्स इंपोज नहीं होंगे, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगेगा। 100 रुपये की चीज़ ऐसा नहीं है कि अंदर आने के बाद उस पर एक्स्ट्रा कोई टैक्सेस लग जाए जिससे 120 रुपये की बिके। तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो बिल्कुल फ्री होगा, कोई भी तरीके के बैरियर्स इंपोज नहीं होंगे। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये बेसिकली 16 कंट्रीज़ के बीच में किया गया, जो कि सब एशिया पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ थी। तो जो आरसेप का एडमिनिस्ट्रेटिव कोर है वो है एशियान, यानी कि देखिए अगर यहाँ पे ये जो है ये एशियान है, जिसमें टोटल साउथ ईस्ट एशिया के 10 मेंबर शामिल हैं, जो कि हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम। तो ये जो एशियान है टोटल इनमें ये 10 कंट्रीज शामिल है। इन 10 कंट्रीज़ के अलावा 6 और कंट्रीज़ अगर आप जोड़ देंगे तो बनते हैं हमारा आरसेप। जो 6 ये कंट्रीज़ हैं ये सब उसकी आसियान की बेसिकली डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो इसमें कौन कौन सी है? चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये आप ध्यान रखें, कंट्रीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, तो कंट्रीज़ ज़रूर याद कर लें। तो यहाँ पे वेन डायग्राम मैंने ऐसा बनाया है, अंदर वाला जो है वो है एशियान, यानी एशियान की 10 तो इसमें है ही, उसके अलावा 6 और कंट्रीज जोड़ ले हम तो आरसेप बनता है। तो बेसिकली अभी न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि भारत ने ऐसा कहा है कि जो ये एक समझौता हो रहा था आरसेप का, उसमें भारत शामिल नहीं होगा। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत अपने कोर हितों से समझौता करने की स्थिति में नहीं है। अब भारत की प्रमुख चिंताएं क्या थी जिसके तहत भारत ने फैसला लिया है? देखिए सबसे पहले जो भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो भारत के डेयरी फार्मर्स हैं, तो ये लोग समझौते से इस तरीके से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होंगे। उसके अलावा भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है आरसेप नेशंस के साथ वो करीब $105 बिलियन है, जिसमें अकेला चाइना $54 बिलियन के लिए अकाउंट करता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है इसमें ऐसा हो कि देखिए चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है, न्यूजीलैंड भी इसमें इन्वॉल्व है और भारत भी इसमें इन्वॉल्व है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये, हमने ये भी बात की आपसे। तो यानी कि इसमें जो ट्रेड का फ्लो होगा वो एकदम फ्री होगा, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। तो भारत को ऐसी शंका है कि चाइना के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट न्यूजीलैंड के थ्रू होते हुए भारत में एकदम से फ्लड कर जाएंगे, यानी उनकी बाढ़ आ जाएगी, इतने सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, क्योंकि हम लोग कोई बैरियर तो लगा नहीं सकते। तो जब इतने सारे प्रोडक्ट्स आएंगे और चाइना के प्रोडक्ट सस्ते चाइना बेचता है, आपको पता है उसकी पॉलिसी, तो जब सस्ते प्रोडक्ट्स होंगे तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा हार्म होगा। उसके अलावा साथ में एक और चीज़ यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं कि भाई आपके डोमेस्टिक यहाँ पे चीज़ों को जब नुकसान पहुँचेगा तो हमारा एक जो प्रोग्राम है मेक इन इंडिया, उसको भी यहाँ पे क्षति पहुँचने की संभावना है। दूसरी बार भारत ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देख के इसीलिए चिंता में है क्योंकि चाइना पहले भी ऐसा करता रहा है, जब वो अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड बहुत कम दामों में इंडिया में डंप कर देता है। उसके अलावा यहाँ पे टैरिफ के रिडक्शन के लिए 2014 को आधार वर्ष के रूप में रखा गया है, तो भारत जो है इससे भी थोड़ा चिंतित है। और अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी इतना कॉम्पिटिटिव ग्राउंड में नहीं है कि वो बहुत फ्री ट्रेड रिजाइम के संकट से लड़ पाए। तो इसी सब के चलते भारत ने ये फैसला किया है कि भाई हम लोग आरसेप के समझौते में शामिल नहीं होंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री चाइना के प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति जिनका नाम है जी जिनपिंग से मिले थे बिश्केक में, जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है, और वहाँ पे उन लोगों ने सीमा वार्ता में सुधार लाने के लिए सहमति व्यक्त की है। यहाँ पे बिश्केक से हमको एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि अभी शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं बैठक या फिर 19वां शिखर सम्मेलन बिश्केक में ही ऑर्गेनाइज किया गया था और वो कंक्लूड किया गया था। अब अगर हम लोग बात करें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये मेनली चाइना और रशिया लीड करते हैं। इसमें कई सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी भागीदार हैं, जैसे कि उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। अभी हाल में ही 2017 वर्ष में इंडिया और पाकिस्तान को भी इसके फुल टाइम मेंबर के तौर पे इसमें एडमिट कर लिया गया था। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि ईरान और अफगानिस्तान, वो यहाँ पे ऑब्जर्वर का स्टेटस एंजॉय करते हैं। अभी जो बिश्केक में 90th समिट हुई है वो बेसिकली ये दिखाती है कि जो SCO है ये मेनली 3 चीज़ों पे फोकस्ड है। पहला आतंकवाद को ख़त्म करने पे, दूसरा रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने पे, और आने वाले समय में अफ़गान का पीस प्रोसेस किस तरीके से शेप होगा उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया। तो अब अगर अपन लोग हमारी न्यूज़ पे आते हैं तो देखिए भारत और चाइना साथ मिलके इस बात पे एग्री हुए हैं कि
इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री इश्यूज चल रहे हैं बहुत समय से, उसका एक सही सोल्यूशन निकालने का समय आ गया है। दो लीडर्स यानी कि मोदी और जी जिनपिंग बिश्केक में मिले, जो कि कैपिटल है किर्गिस्तान की, जहां पे उन्होंने एससीओ की 19वीं मीटिंग में भी पार्टिसिपेट किया। दोनों ने डिस्कस किया कि कैसे बायलैटरल रिलेशनशिप को हम सुधार सकते हैं। और 2018 में जब वुहान समिट हुई थी, उसके बाद से स्टेटस क्या रहा है बायलैटरल रिलेशनशिप का। जो ये वुहान समिट हुई थी, इससे पहले बेसिकली डोकलाम का विवाद चल रहा था करीब 73 दिनों से, तो उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई थी। और उसके बाद से रिलेशनशिप कैसी रही है भारत और चाइना की, इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया। चाइना ने ये बात पे जोर दिया कि हमको ज़रूरी है क्षेत्रीय सहयोग की या फिर रीजनल कोऑपरेशन की। और बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार का जो आर्थिक गलियारा है, चीन ने कहा कि भारत और चीन के संबंध और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए वो एक नींव की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये बात हुई कि चीन और भारत दोनों के पास ही अपने अपने विकास के अवसर हैं और वो एक दूसरे के लिए किसी भी तरीके से खतरा पैदा नहीं करते। इसी दौरान रशिया ने इंडिया को आमंत्रित किया है कि सितंबर में होने वाले व्लादिवोस्तोक फोरम में इंडिया हिस्सा ले। यहाँ पे इस न्यूज़ के बाद ज़रूरी है आप एससीओ के बारे में या फिर शंघाई सहयोग संगठन के बारे में कुछ चीज़ें जान लें। सबसे पहले इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 2001 में। इसके पहले एक शंघाई 5 ग्रुप नामक संस्था थी, इसने उस संस्था को रिप्लेस कर लिया। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेडक्वार्टर्स है इसका बीजिंग में, जो कि चाइना में है। अगर हम लोग इसकी मेंबरशिप की बात करें तो टोटल 8 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, यानी 8 सदस्य हैं। 4 यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। डायलॉग पार्टनर की बात करें तो 6 यहाँ पे डायलॉग पार्टनर्स हैं। यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो चाइनीज़ है और रशियन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चाइना और रशिया दोनों ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बेसिकली 2001 में शंघाई में ही अनाउंस किया गया था, इस वजह से इसका नाम जो रखा गया वो समझ लीजिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया है। उस समय जो मेंबर्स थे वो थे चाइना और रशिया, जो कि इस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा कजाकिस्तान, उसके अलावा किर्गिस्तान, उसके अलावा तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। 2017 में अस्ताना समिट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समिट याद रखनी है, इसमें इंडिया और पाकिस्तान को भी इसका फुल टाइम मेंबर अपॉइंट कर लिया गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम लोग करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और उसमें जो वीज़ा फ्री एक्सेस दिया गया है पूरे वर्ष के लिए पिलग्रिम्स को, हम उसके बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं ये करतारपुर कॉरिडोर क्या है। तो बेसिकली एक कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करता है गुरुद्वारा दरबार साहिब, जो कि पाकिस्तान के करतारपुर में है, इसको डेरा बाबा नानक श्राइन से, जो कि भारत में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों ये जो करतारपुर है ये इस तरीके से रावी नदी के तट पे बसा हुआ है। इस पूरे कॉरिडोर का बेसिक पर्पज़ ये था कि जो पिलग्रिम्स हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, वो भारत से पाकिस्तान तक इस कॉरिडोर के ज़रिए जा सकें। यहाँ पे जहाँ गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 साल व्यतीत किए हैं, उस एरिया को विजिट कर सकें और फिर इसी कॉरिडोर से वापस आ सकें। यहाँ पे 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो ये जो पाकिस्तान की साइड में गुरुद्वारा है, यहाँ पे ये वही एरिया है जहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी ने सिख कम्युनिटी को एकजुट किया और करीब जीवन के 18 साल व्यतीत किए। उसके अलावा ये जो श्राइन है ये भारतीय साइड से आपको खड़े होकर आराम से दिख सकती है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि क्या आप इस श्राइन को देख सकते हैं भारत में खड़े होकर, तो वो भी संभव है, आप इसको देख सकते हैं। गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक में दूरबीन इस तरीके की लगी हुई है कि यहाँ पे आप इकट्ठे होके इस श्राइन को यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली इस पूरे कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन इसलिए किया गया जिससे कि जो भी श्रद्धालु हैं उनको वीज़ा फ्री एक्सेस दिया जा सके पाकिस्तान में लोकेटेड इस गुरुद्वारा का। तो यहाँ पे हमारी न्यूज़ के अनुसार पाकिस्तान ने भी इस चीज़ पे एग्री कर लिया है कि वो पूरे वर्ष तक वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करेगा भारतीय श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में। जो भी भारतीय पासपोर्ट धारक हैं और जो OCIs हैं, उनके लिए सप्ताह में 7 दिन वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति देने पर सहमति पाकिस्तान ने व्यक्त की है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। करतारपुर साहिब बहुत न्यूज़ में है, तो संभव है कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं आप उनको एक बार ज़रूर ध्यान से देख लें और इसको बार बार रिवाइज करें। अब यहाँ पे हम लोग सार्क के बारे में बात करने वाले हैं। ये पूरी चीज़ चर्चा में इसीलिए आई क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की बात आई थी, तब दूसरी बार ऐसा हुआ कि पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया, जिसके तहत सरकार ने ये दिखाया है कि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। अब अगर बात करें तो इससे पहले जब मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह था 2014 में, तब निमंत्रण गया था 8 सदस्यीय
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को यानी सार्क को। तो इसके सभी 8 मेंबर्स को तब इनविटेशन गया था, लेकिन इस बार 2019 में 7 सदस्यों को इनविटेशन गया है। यहाँ पे पाकिस्तान को छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे सार्क की बात करें तो ये क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन है। किस लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए, यानी कि क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज़ ने एक साथ एसोसिएशन क्रिएट की है जिसका नाम रखा गया है सार्क। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो इसके मेंबर्स कौन कौन है, तो इसके मेंबर्स के तौर पे इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मालदीव्स है और अफगानिस्तान है। तो ये टोटल 8 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है काठमांडू में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन सभी सार्क कंट्रीज़ को देखेंगे तो पूरे विश्व का 3% एरिया ये सार्क कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अगर मैं इसको जनसंख्या के हिसाब से देखूंगा तो करीब पूरे विश्व की 21% जनसंख्या यही सार्क कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। और अगर इकोनॉमी के टर्म्स पे देखेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी का 4.21% ये सार्क की कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। ढाका में पहली बार सार्क की बात हुई और इसकी स्थापना हुई, वर्ष था 1985। तो अब ये ध्यान रखें 1985 में इसकी स्थापना हुई, ढाका में हुई। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, अभी काठमांडू में। सार्क अभी ASEAN-X फॉर्मूला पे वर्क कर सकता है, यानी कि जो भी सदस्य अभी आम सहमति में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है उनके लिए अभी वेट किया जाएगा, और हो सकता है अगर भविष्य में उनको शामिल होने का मन करे तो उनको अनुमति दे दी जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सार्क के बारे में, और मैंने आपको बताया क्यों ये न्यूज़ में है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है, ये हम लोग हांगकांग प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे एक प्रोटेस्ट इरप्ट हुए थे क्योंकि कुछ अमेंडमेंट की बात की जा रही थी, यानी कि कुछ संशोधन की बात की जा रही थी एक्स्ट्राडिशन बिल में, या फिर अगर मैं बात करूँ प्रत्यर्पण विधेयक में। प्रदर्शन का जो भी कारी थे उन्होंने बोला कि इस विधेयक के जो कानून है वो ख़राब हैं, उनको वापस लिया जाए। और जो ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन हांगकांग में शुरू हुए हैं, ये देखे जा रहे हैं जैसे कि लोगों ने चाइना की सॉवरेनिटी को एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया हो, और चाइना की जो पूरी तरह सॉवरेनिटी है हांगकांग पे, तो उससे लोग खुश नहीं हैं। तो ये पूरा मुद्दा समझने के लिए आपको हांगकांग और चाइना के बीच में क्या रिलेशन है ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इजीली इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। 1997 में हांगकांग एस्टैब्लिश किया गया एज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के तौर पे, और ये जो पूरा था ये था अंडर द सॉवरेनिटी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और अगर 1997 से पहले की बात करें हम, तो उस समय हांगकांग के ऊपर सॉवरेनिटी थी, या फिर उसके ऊपर राज था यूनाइटेड किंगडम का। और अगर उससे भी पहले आप जाएंगे तो ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, जैसे कि इंडिया भी हुआ करता था एक समय। बेसिकली 1842 में ब्रिटिश ने हांगकांग के ऊपर कंट्रोल स्थापित किया, जब वहाँ की क्विंग डायनेस्टी ने ब्रिटिश के सामने घुटने टेक दिए थे। तो यानी कि अगर मैं हांगकांग की हिस्ट्री में पीछे देखूं तो 3 लोगों ने इस पर राज किया है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने, जब ये किंग डायनेस्टी ब्रिटिशर्स के साथ पहला ओपियम वॉर हार गए थे। उसके बाद यूके की सॉवरेनिटी में आया, और फिर उसके बाद 1997 के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इसके ऊपर पूरी तरह अपना सॉवरेनिटी स्थापित करती है। तो जो 1997 में यूनाइटेड किंगडम से सॉवरेनिटी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास आया, तो उस समय एक एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट को सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन के नाम से पुकारा जाता है। इसमें यह कहा गया कि भाई 1997 के बाद से अब जो भी देख रेख होगी, जो भी सॉवरेनिटी पूरी एंजॉय होगी, वो होगी चाइना की, ना कि यूनाइटेड किंगडम की। यानी अब सॉवरेनिटी ट्रांसफ़र हो चुकी थी चाइना के पास इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट से। लेकिन इस तरीके का एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट करने से पहले यूके ने 2 बातें चाइना के सामने रखी जो कि चाइना को माननी थी। सबसे पहले तो वो हांगकांग की जो भी यूनिक कल्चर है, यूनिक ट्रेडिशन है, उनका रिस्पेक्ट करेगा, उनका पूरी तरीके से आदर करेगा। दूसरी बात, चाइना यहाँ पे 1 कंट्री 2 सिस्टम नाम की एक पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। इस तरीके के उस टाइम क्लॉज इंपॉर्टेंट इसीलिए माने गए क्योंकि जो राजनीतिक सिस्टम है चाइना का वो बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो हांगकांग का था। जो मेनलैंड चाइना है उसको हम लोग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं। यहाँ पे आपको पता है कम्युनिस्ट सरकार है, और यहाँ पे चाइना अपने सिटीजन्स के द्वारा इंजॉय किए गए मौलिक अधिकारों पे एक बहुत ज़बरदस्त टाइट कंट्रोल रखता है। यानी फंडामेंटल राइट जो हैं उनके वो अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट होते हैं, और इसी के तहत बहुत सारे राइट्स कर्ब किए जाते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की वहाँ पे आज़ादी नहीं है। अगर आप गलत सलत बोलेंगे तो फिर सरकार आपके खिलाफ एक्शंस ले लेगी।
फ्रीडम टू एक्सप्रेस नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, उन पे कंट्रोल रहता है चाइनीज़ सरकार का। लेकिन वहीं पे जब आप हांगकांग को देखेंगे तो हांगकांग ऐसा नहीं है। हांगकांग एक लोकतंत्र है, वो डेमोक्रेटिक है नेचर में, और साथ साथ वो कैपिटलिस्ट है, जबकि चाइना इसका ऑपोजिट कम्युनिस्ट है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे हमने बात की कि इससे पहले ब्रिटिश रूल था, तो जब भी अंग्रेज़ कहीं पे भी शासन करते हैं तो वो खुद की तरीके की व्यवस्था वहाँ पे स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से वो जो जगह थी वो लोकतंत्र के तौर पे उभरी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनी। तो इसी वजह से जब यूके यहाँ से जा रहा था तो यूके चाहता था चाइना उस ट्रीटी के इन 2-3 क्लॉज को तो ज़रूर माने। पहली बात तो हांगकांग जो भी करे उसको पूरे आदर से देखा जाए, अगर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चलाना चाहता है तो उसको चलाने दी जाए, और साथ साथ यहाँ पे एक सिस्टम एस्टैब्लिश करना है 1 कंट्री 2 सिस्टम का। जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं या फिर जो मौलिक अधिकार दिए जाएं हांगकांग द्वारा अपने सिटीजन्स को, चाइना के डिक्टेटर जैसे कंट्रोल से उसको बचाया जा सके। इसी वजह से यूके एक एग्रीमेंट करके गया था चाइना के साथ। तो जो बेसिकली एग्रीमेंट है उसके तहत कुछ बेसिक लॉज का सेट एनैक्ट हुआ है हांगकांग के लिए, जिसके तहत उसके जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी नागरिक हैं, उनके मौलिक अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इसी के तहत जो भी हांगकांग के नागरिक हैं वो एक वाइड सेट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं, यानी कि राजनीतिक अधिकार। साथ साथ वो इसी तरीके से बहुत सारे सिविल राइट्स भी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि ये जो राइट्स हैं ये चाइना में अवेलेबल नहीं होते। चाइना में चाइना की सरकार ही अपने नागरिकों के राइट्स को कंट्रोल करती है। और अगर हम लोग बात करें तो हांगकांग अपने नागरिकों को इस तरीके के अधिकार देता है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे आप देखेंगे तो हांगकांग एक बड़ी अच्छी पोजीशन एक्वायर करता है। और क्योंकि यहाँ पे बेसिक लॉज के तहत बहुत सारे अधिकारों का संरक्षण होता है, इसीलिए ये फाइनेंशियल एक सेंटर की तरह इमर्ज हुआ है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स हांगकांग में स्थापित किया है, क्योंकि जो मेनलैंड चाइना है वहाँ पे तो अलग अलग तरीके के सेंसरशिप लॉज लागू होते हैं। तो इसीलिए चाइना में ना एस्टैब्लिश करके ज़्यादातर कंपनीज ने ये सोचा है कि हांगकांग में वो अपना हेडक्वार्टर्स लगाएं, जिसके तहत उनको कुछ अधिकार दिए जा सकें, उनको सेंसरशिप से मुक्ति मिल सके और वो ओपनली काम कर सकें। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, जो हांगकांग के नागरिक हैं वो अपने मौलिक अधिकारों को सेलिब्रेट करते हैं, उसका पूरी तरीके से यूज़ करते हैं और अपनी डेमोक्रेटिक नेचर को चेरिश करते हैं। हालांकि 1997 से ही जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो लगातार कोशिश कर रही है कि वहाँ से कैसे न कैसे करके डेमोक्रेटिक नेचर को समाप्त किया जाए। हालांकि जब भी ऐसे अटेम्प्ट हुए हैं चाइना की तरफ से तो हांगकांग के जो भी नागरिक हैं उन्होंने लगातार आंदोलन किए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं। अगर हम ऐसी बात करें तो 2014 में भी एक ऐसा ही बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसको हमने अम्ब्रेला मूवमेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था, या फिर ऑक्यूपाई हांगकांग मूवमेंट। उस दौरान हुआ क्या था, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसने प्रपोज किया था कि कुछ इलेक्शन रिफॉर्म्स किए जाएं, यानी कुछ चुनाव में रिफॉर्म किए जाएं हांगकांग के, जिसके तहत हांगकांग के चुनाव पे पीआरसी का ज़्यादा कंट्रोल आ जाए। पीआरसी से यहाँ मेरा तात्पर्य है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, या फिर आप इसको चाइना के नाम से भी समझ सकते हैं। बेसिकली अगर मूव पे जाएं तो चाइना यहाँ पे चाह रहा था कि जो भी चीफ पोस्ट के लिए इलेक्ट हो चुनाव के पद के लिए, उसको पहले से स्क्रीन किया जाए, जिससे होगा क्या, चाइना जो है वो खुद के फेवर के लोगों को आगे बढ़ाएगा। वो लोग अगर हांगकांग में आ गए तो चाइना जैसा चाहेगा उस तरीके का इलेक्टोरल रिफॉर्म यहाँ पे ला पाएगा। और एक बार अगर इस तरीके के चुनाव के रिफॉर्म्स आ गए तो हांगकांग के डेमोक्रेटिक नेचर को क्षति पहुँचने के बहुत चांसेस थे। इसी वजह से चाइना के ये जो सारे अटेम्प्ट्स थे इसमें बहुत भयंकर आंदोलन हुए हांगकांग के नागरिकों द्वारा, और इसी चीज़ को हम ऑक्यूपाई हांगकांग या फिर अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली 2014 में जब शुरू हुआ था तो ये एकदम शांत प्रोटेस्ट थे, इसमें किसी भी तरीके की वायलेंस का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब स्टेट ने कोशिश की प्रोटेस्ट को दबाने की ज़बरदस्ती फोर्स से, तब ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, यानी हिंसक बन गए। अब कुछ ऐसा ही दृश्य देखा जा रहा है वापस से हांगकांग में 2019 वर्ष में, जब से एक्स्ट्राडिशन बिल में कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं चाइना द्वारा। अगर इस तरीके के संशोधन ला दिए गए तो जो भी लोग हांगकांग में निवास करते हैं या फिर जो भी लोग हांगकांग में काम करते हैं और वहाँ पे रहते हैं, या जो वहाँ के नागरिक हैं, उनको आसानी से चाइना में रहने के लिए भेजा जा सकता है, यानी उनको एक्स्ट्राडिट किया जा सकता है चाइना में, और उसके बाद चाइना में वो चाइनीज़ लीगल सिस्टम के तहत आ जाएंगे। तो बेसिकली होगा क्या, ये इनडायरेक्टली एक कोशिश है कि हांगकांग के लोगों के मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार जो भी यहाँ पे मिलते हैं उनको, वो सब छीनने की।
और इसी वजह से जैसे ही ये संशोधन प्रपोज किया गया वैसे ही तुरंत वहाँ पे आंदोलन शुरू हो गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्रोटेस्ट थे, पूरा आंदोलन था, ये हिंसक होता चला गया। और इसमें एक ये भी चीज़ देखी गई कि लेजिस्लेटिव जो बिल्डिंग है हांगकांग में, जो भी आंदोलनकारी थे वो सब उस बिल्डिंग में ही पहुंच गए। और इसी से वो लोग डायरेक्टली ये दिखाना चाह रहे थे कि वो इस पूरे बिल के अगेंस्ट हैं और वो चाइना की सॉवरेनिटी को क्वेश्चन कर रहे थे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो यहाँ तक स्लोगन्स रेज किए हैं, यहाँ तक नारे लगाए हैं कि चाइना से हमको मुक्ति चाहिए, चाइना से हमको आज़ादी चाहिए। इतनी ज़्यादा हिंसक मूवमेंट को देखते हुए हांगकांग सरकार ने ये तय किया था कि वो जो भी संशोधन यहाँ पे प्रपोज किए गए थे उनको फ़िलहाल के लिए रोक दें। और वो अलाउ कर रहा है कि जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है, मतलब जो अभी कानून चल रहा है, वो भाई अगले साल यानी 2020 में, मैं 2019 से आपकी बात जोड़ते हुए चल रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, जुलाई 2020 में ये कानून अपने आप लैप्स हो जाएगा। तो अब हांगकांग सरकार उसका वेट कर रही है कि ये कानून जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाए, फिर हम यहाँ पे नया कानून इंट्रोड्यूस करें। क्योंकि अगर हमने अभी संशोधन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की तो यहाँ पे ज़बरदस्त दंगे फसाद होने की संभावना है। अब अगर जो भी आंदोलनकारी हैं वो सीधे के सीधे वहाँ पे लेजिस्लेटिव बिल्डिंग में ही पहुँच गए, वहाँ की विधानसभा में वो लोग पहुँच चुके हैं, तो यानी कि वो डायरेक्टली चाइना को क्वेश्चन कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि चाइना से हांगकांग को आज़ादी मिले। तो ये एक इंडिपेंडेंट हांगकांग मूवमेंट की तरह भी इमर्ज हो रहा है। अब दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुलभूषण जाधव केस के बारे में और आईसीजे के फैसले के बारे में। बात आती है 2016 की। 2016 में पाकिस्तान ने ये कहा कि उसने एक भारतीय नेशनल को पकड़ा है बलूचिस्तान प्रोविंस में, जो कि पाकिस्तान में पड़ती है। उस भारतीय व्यक्ति का नाम था कुलभूषण जाधव। इस अरेस्ट के बाद में पाकिस्तान ने ये आरोप लगाया कि कुलभूषण जाधव जो थे वो भारतीय नेवी के एक ऑफिसर थे और उनको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नाम की जो भारतीय संस्था है, जो कि जासूसी गतिविधियों से संबंधित एक संस्था है, उसके लिए काम करते थे। और इसी संस्था ने इनको डिप्लॉय किया था पाकिस्तान के बारे में जानकारी निकालने के लिए। पाकिस्तान के हिसाब से ये एक अंडरकवर एजेंट की तरह काम कर रहे थे और अपना खुद का शिपिंग बिजनेस चला रहे थे चाबहार पोर्ट में, जो कि ईरान में स्थित है। और साथ में पाकिस्तान ने यह भी आरोप लगाया जो कुलभूषण जाधव हैं ये बलोच के टेरर ग्रुप को या फिर आतंकवादी संगठन को भी स्पॉन्सर कर रहे थे। इसीलिए उनके ऊपर जासूसी और आतंकवाद के चार्जेस लगाए गए और इसके तहत उनके ऊपर मुकदमा चलाने की मांग की गई। अब जैसे ही उनको पाकिस्तान ने अरेस्ट किया, भारतीय सरकार ने जो भी पाकिस्तान ने आरोप लगाए उसको गलत ठहरा दिया और साथ ही ये कहा है कि कुलभूषण जाधव किसी भी तरीके से रॉ के लिए काम नहीं कर रहे थे और किसी भी जासूसी कार्य में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इंडिया ने हालांकि ये बात मानी कि वो एक रिटायर्ड ऑफिसर थे भारतीय नेवी के, लेकिन अभी उनके भारत की सरकार के साथ कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और भारत की सरकार के जो भी विंग्स हैं उनके साथ भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और इसी आधार पे इंडिया ने कहा कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए, जिससे कि उनको लीगल एडवाइस मिल सके। क्योंकि भारत के अनुसार वो एक इंडियन नेशनल थे जो कि सिविलियन ग्राउंड्स में वर्क कर रहे थे, जैसे कि हमने बात की। वो किसी भी तरीके से किसी जासूसी संगठन के लिए काम नहीं कर रहे थे और उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। तो इसी वजह से ज़रूरी था कि उनको लीगल एडवाइस मिले और काउंसलर एक्सेस मिले। और जो उन पे चार्जेस लगाए गए कि वो खुफिया जासूस हैं, आतंकवाद में इन्वॉल्व हैं, वो सब के सब गलत हैं और उनको क्योंकि उन चार्जेस के तहत अरेस्ट किया गया है तो तुरंत जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो इंडिया ने ये रिक्वेस्ट की काउंसलर एक्सेस दिलाने की, पाकिस्तान ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। और 2017 में पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट में इनके ऊपर केस चलाया गया और इनको जासूसी और आतंकवाद के तहत सज़ा सुना दी गई। और फाइनली उनको जो सज़ा सुनाई गई थी वो थी मृत्यु की सज़ा या फिर डेथ पेनल्टी। जैसे ये सज़ा सुनाई गई, तुरंत इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ एक केस दायर कर दिया, जिससे कि जो कुलभूषण जाधव को मृत्यु का यहाँ पे आदेश दिया गया था उस पर एक स्टे लगाया जा सके और साथ साथ उनको एक काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि उनका जो केस है वो उनके फेवर में आ सके और जो उन पे गलत आरोप लगे हैं वो सब गलत सिद्ध हो सकें। तो बेसिकली जब इंडिया ने आईसीजे का दरवाज़ा खटखटाया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो वहाँ पे ये केस चला। जब केस चला तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लगाए कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के तहत जो काउंसलर एक्सेस मिलने की बात की गई है उसको भंग किया है। और साथ में इंडिया ने यह भी कहा कि जो ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट में वो सब गलत थे, क्योंकि बेसिक प्रोसेस ऑफ लॉ या फिर जो बेसिक
कानून का रास्ता फॉलो किया जाना चाहिए वो भी फॉलो नहीं किया गया। तो इन दोनों आरोपों के तहत इंडिया ने जो कुलभूषण जाधव के ऊपर केस चल रहा था और कुलभूषण जाधव को जो सज़ा सुनाई गई थी डेथ पेनल्टी के तौर पे, उस पे स्टे हासिल कर लिया। तो यानी यहाँ पे इंडिया की जो है पहली जीत हुई। तो उसके बाद जो एक केस चला है उसमें हम आपको बताते हैं क्या क्या मेन चीज़ें हुई हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को कहा है कि जो भी आपने यहाँ पे ऑर्डर दिया था, आपने कहा था कि उनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, उस पर एक बार समीक्षा करें और पुनर्विचार करें। उसके अलावा उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस भी अलाउ करना चाहिए, यानी पाकिस्तान को भारत सरकार को कुलभूषण जाधव तक पहुंचने देना चाहिए। अब हम बात करते हैं आईसीजे क्या है। तो ये बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। इसका हेडक्वार्टर्स है हेग, नीदरलैंड्स में। जो आईसीजे है ये टोटल 15 जूरिस्ट से बनता है जो कि अलग अलग कंट्रीज से आते हैं और 9 साल के लिए ये इलेक्ट होते हैं। इलेक्ट किसके थ्रू होते हैं? तो यूएनएससी में जो परमानेंट मेंबर है वो इनको इलेक्ट करते हैं। और एक साथ कोई भी 2 जज एक ही कंट्री के होना संभव नहीं है। जो कोर्ट की कॉम्पोजिशन है वो तो स्टैटिक है, लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग जूरिस्ट आते हैं वो विभिन्न संस्कृतियों से आते हैं। आईसीजे का कार्य क्या है? इसका कार्य है संप्रभु राज्यों के बीच में विवादों को हल करना। तो दोस्तों अपने आज के डिस्कशन में हम यहीं तक के टॉपिक रखेंगे। आने वाले वीडियोज़ में मैं आगे के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर सीरीज़ से आपको मदद मिल रही होगी और आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।